हेलो गाइस, अभी तक हमने डिस्कस कर चुके हैं। हमने मंद हलचलों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आकस्मिक हलचलों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। आकस्मिक हलचलों को अगेन दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक अर्थक्वेक हो जाता है, सेकंड ज्वालामुखी हो जाता है। तो सबसे फर्स्ट में अर्थक्वेक। आज अर्थक्वेक में हम जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे वो उसमें से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आपको सभी क्वेश्चंस उसमें कवर अप हो जाएंगे। आज से हम इसके एमसीक्यूज भी लेके चलेंगे, जिसमें से आप अभी तक जितने भी एमसीक्यूज आ सकते हैं या जितनी एमसीक्यूज आने की पॉसिबिलिटीज है, मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज से कवर अप हो जाएंगे। तो होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर ये वीडियो आपको देखेंगे तो आपके लिए ये यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसआई, बैंक एग्जाम्स, रेलवे सभी के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम इसमें सभी चीज़ें कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं, रिविजन्स करते हैं पहले कुछ हम प्रीवियस टॉपिक्स का, जिसमें आपको अ, एक लिंकअप बना रहेगा। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं पृथ्वी की संरचना के बारे में। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो पृथ्वी की संरचना किस टाइप से बनी हुई होती है, क्योंकि इससे भी डायरेक्टली एक ना एक क्वेश्चन आता है। तो अगर देखें कि हम मेंटल क्या कहलाता है, क्रोड क्या कहलाता है, स्थल मंडल क्या कहलाता है, आप डायरेक्टली यहाँ पर जाके क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्टली उस वीडियो में जा सकते हैं। लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि वन बाय वन ईच एंड एवरी टॉपिक को आप कवर कीजिए प्रॉपरली वे में, जिससे आपका जो माइंड है लिंकअप करेगा, एज वेल एज आपको विजुलाइज होगा कि ये कैसे चीजें वर्क कर रही हैं। जब आपको विजुलाइजेशन होता है तो आपको याद करने में इतनी ज्यादा कठिनाई नहीं जाती कि कौन सी चीज कैसे है, कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ, कैसे कोई भी चीज की स्टडी होती है। सो यू कैन डू ऑल दैट थिंग्स इज वेरी बहुत ही आसानी से आप कर लेते हैं। तो चलो हम डिस्कस करते हैं मेंटल की पृथ्वी संरचना जो है, पृथ्वी किससे बनी हुई है, क्योंकि जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे हम हर चीज का। एंड सेकंड थिंग दैट दिखेंगे कि भूगर्भ का जो तापमान, दबाव, घनत्व से किस टाइप का इफेक्ट आता है। तो हम ये देखते हैं, ये इस पिक्चर में ऑलरेडी सभी चीजें शो अप हो रही हैं। भूपर पट्टी को बेसिकली क्रस्ट बोला जाता है। भूपर पट्टी की जो लेंथ होती है या मोटाई होती है अप्रोक्सीमेटली 45 किलोमीटर होती है। एंड जस्ट जो भूपर पट्टी तथा जो हमारा मेंटल का कुछ भाग मिलके एक स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। इसकी जो मेंटल की जो प्रॉपर्टी होती है, मींस इसका जो सियाल बोलते हैं इसको, मतलब मेंटल के जस्ट ऊपर जो एक लेयर होती है उसको हम सियाल बोलते हैं। बेसिकली इसमें सिलिका एंड एल्यूमिनियम का कॉम्बिनेशन पाया जाता है, इसी कारण इसको सियाल बोला बोला जाता है। इसकी जो अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो थिकनेस है, थिकनेस वो बोला जाएगा 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर तक इसकी थिकनेस होती है। अब इसके बारे में हम क्वेश्चन, एक टेम्परेचर वाला भी क्वेश्चन बनता है जो अभी कि पर किलोमीटर हम जैसे नीचे जाते हैं तो किस टाइप का टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर बढ़ता है। तो कितने मीटर अंदर जाने पे कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, या 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितने मीटर अंदर पे जाने पर बढ़ता है। तो इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंटल में हम आते हैं, तो मेंटल में देखते हैं कि हमारे स्थल मंडल के बाद जो एरिया होता है दैट्स कॉल्ड मेंटल। द मेंटल इज बेसिकली, इसकी जो लेंथ है वो 2900 किलोमीटर है। ये 2900 किलोमीटर में इसमें ही पूरा मेंटल कवर हो जाता है। इसमें मैग्नीशियम एंड सिलिका मोस्टली पाए जाते हैं। तो मैग्नीशियम, सिलिका, एंड आफ्टर दैट क्लोर आता है। क्लोर में जो है, क्लोर को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट इज दैट C1 एंड सेकंड इज C2। एंड C1 एंड C2 में आप देख सकते हैं कि C1 जो होता है अपर पार्ट, दैट वाज बेसिकली लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। एंड C2 जो होता है भीतरी पार्ट, इसको बोलते हैं इंटरनल क्रोड। इसकी जो लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 1420 किलोमीटर होती है इंटरनल क्रोड की। एंड ये 2900 के बाद जो 2900 के 510 समथिंग तक आते हैं। एंड जो इसकी टोटल लेंथ है वो 6300 है। तो यहाँ से यहाँ तक जो 52633 तक, यहाँ पर इसकी जो टोटल क्रोड की अगर देखी जाए तो 1420 हो जाती है। 1420 के बाद इसमें C1 एंड C2 पाया जाता है। C2 बेसिकली जो ठोस अवस्था में पाया जाता है, इसके पीछे कुछ टेक्निकल रीजन है, मीन्स दबाव है। तो हम देखते हैं भूगर्भ में जो टेम्परेचर है, दबाव है एंड घनत्व है, इन ये चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। हम जैसे जैसे नीचे आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो भूप्रकृति पर इसकी घनत्व होता है, घनत्व देखा जाए तो अ, हमारे पृथ्वी का जो घनत्व होता है वो 2.7 to 3 समथिंग होता है। एंड जैसे हम मेंटल पे आते हैं, तो मेंटल पे ये 3 to 3.5 हो जाता है घनत्व। एंड जैसे ही हम क्रोड पे एंटर करते हैं तो ये 5 से लेके 11 तक जाता है, जिसमें इसमें सबसे ज्यादा भारी धातुएं होती हैं, हैवी मेटल्स होते हैं जिसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है। रो जिसका सबसे ज्यादा होता है। एक्चुअली रो का सबसे ज्यादा होने का रीजन ये है क्योंकि इसमें जो हमारा आयरन और निकेल पाया जाता है, इसके कारण भी ये सबसे ज्यादा रो होता है। इसमें मैग्नीशियम एंड सिलिका पाया जाता है।
एंड भूपर पेटी पे हम देखते हैं तो भूपर पेटी पे में जो सियाल नाम की परत है उसमें सिलिका एंड एल्यूमिनियम पाए जाते हैं बेसिकली। भूपर पेटी का जो तापमान है, टेम्परेचर अगर देखा जाए तो टेम्परेचर हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो 32 मीटर पर डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। मीन्स अगर हम इसके हिसाब से देखते हैं कि 32 डिग्री सेल्सियस में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन ये होता नहीं है बिकॉज ऑफ दैट कि 30 डिग्री सेल्सियस में अगर हम देखें तो 1 डिग्री सेल्सियस है, तो जैसे मैं अगर 100 मीटर या 1 किलोमीटर जाता हूँ, 1 किलोमीटर में अप्रॉक्सिमेटली वो 100 डिग्री सेल्सियस मीन्स के अबव हो जाएगा, 300 डिग्री सेल्सियस के अबव हो जाएगा। एंड मैं जैसे ही 40 किलोमीटर समथिंग तक जाऊँगा, तो 40 किलोमीटर तक जाने पे ये टेम्परेचर अप्रॉक्सिमेटली 1200 डिग्री सेल्सियस के अबव पहुँच जाएगा। जो मीन्स इधरी पर जो हमारे भूपर्वती में ही या हमारे स्थलमंडल में जितनी धातुएँ हैं, वो सभी मेल्टिंग फॉर्म में पाया जाना चाहिए था, लेकिन ये पॉसिबल ये नहीं है। व्हाई? एक्चुअली इसके पीछे एक रीज़न्स है। टेक्निकल रीजंस अगर देखा जाए तो जैसे-जैसे हम एक्चुअली नीचे जाते हैं मीन्स हम जाते हैं तो चट्टानों का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, चट्टानों का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बढ़ता जाता है। तो चट्टानों का दबाव के कारण मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। तो इसी कारण जो हमारा C2 रीजन्स है, इसमें दबाव ज़्यादा होने के कारण ये इसका मेल्टिंग पॉइंट जहाँ पर जो चट्टानें हैं वो मेल्टिंग अवस्था में तो है, लेकिन होते हुए भी ये मेल्टिंग अवस्था में नहीं है बिकॉज़ ऑफ दैट कि इतना ज़्यादा दबाव है कि वो ठोस अवस्था में आ गई। नाउ हम पृथ्वी की हलचलों के बारे में डिस्कस करेंगे। पृथ्वी की हलचलें बेसिकली 2 टाइप की होती है। फर्स्ट इज़ मंद हलचलें। मंद हलचलें में हम देखेंगे कौन-कौन सी आती हैं। सेकंड इज़ दैट आकस्मिक हलचलें। मंद हलचलों के बारे में डिस्कस करें तो ये 2 टाइप की होती है। अगेन ऊर्ध्वाधर एंड क्षैतिज। हम अब ऊर्ध्वाधर को हम डिस्कस करेंगे कि ऊर्ध्वाधर में होता क्या है एक्चुअली। तो ऊर्ध्वाधर में धसाव होता है एंड उभार होता है। मीन्स अगर देखा जाए तो इस टाइप से जो फॉर्म बनते हैं दैट्स कॉल्ड धसाव या उभार। एंड क्षैतिज अगेन 2 टाइप्स का होता है। क्षैतिज में आप देख रहे हैं कि जो फोर्स लगते हैं इसमें इस टाइप के फोर्स लगते हैं ऊर्ध्वाधर में। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम जब क्षैतिज में जाते हैं तो क्षैतिज में क्या होता है, प्लेट के अलोंग लगते हैं, मीन्स प्लेट के पैरेलल लगते हैं। अगर प्लेट है तो इसमें प्लेट के पैरेलल लगेंगे। लेकिन इससे 2 टाइप के फोर्सेस लगते हैं। फर्स्ट इज दैट संपीड़न बल एंड सेकंड थिंग इज दैट संपीड़न बल में आप देख सकते हैं कि जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स में क्या है जस्ट एक अपोज में 2 फोर्सेस लग रहे हैं F1 एंड F2 एंड प्लेट्स को ये लगाने के बाद अगर एक दूसरे से ऊपर की तरफ जा रही हैं, जिसको बोलते हैं अवनीति और अपनीति। तो इस क्रिया को बेसिकली वलन क्रिया बोलते हैं। इसी से जो हमारे बड़े-बड़े हिमालय पर्वत हैं, हमारा अरावली है एंड सॉरी अरावली नहीं एंड बहुत सारे पर्वत हैं जो आप हमारे इसमें आप क्लिक करके उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो अवनीति एंड अपनीति के कारण ही जो कारण होता है ये वलन कहलाता है। इससे बहुत सारे बड़े-बड़े जितने पर्वत हैं उनका निर्माण हुआ है। ऑन द अदर हैंड तनाव बल कैसे लगता है मीन्स जस्ट 2 फोर्सेस अपोजिट वे में लगे F1 एंड F2 जिससे क्या होता है प्लेट टूट जाती है और उनके बीच में भ्रंश का निर्माण हो जाता है। भ्रंश के निर्माण अगर देखा जाए तो जो हमारा सतपुड़ा और हमारे विंध्याचल पर्वत के बीच से जो नर्मदा नदी निकली हुई है, वो उधर पर भ्रंश का ही निर्माण हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि भ्रंश का निर्माण जो हुआ है तो इधर पर हुआ है। सेकंड अब हम आते हैं आकस्मिक हलचल में। आकस्मिक हलचलों को अगर हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है जिसको बोलते हैं भूकंप एंड ज्वालामुखी। भारत के स्वरूप के बारे में डिस्कस करें तो हमारा जो भारत का स्वरूप है वो 60 करोड़ ईयर्स पहले वो गोंडवाना भारत आप देख सकते हैं कि इस टाइप का था। लेकिन राइट नाउ जो हमारा भारत है, भारत की पोजीशन ये है। एक्चुअली इधर पर क्या हुआ इसके पीछे भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो टैथिस सागर था, टैथिस सागर में क्या हुआ कि नदियों के द्वारा बहाई गई मिट्टी के द्वारा ये टैथिस सागर कंप्लीटली फिलअप हो गया और यहाँ पर अवसादी चट्टानें बन गई। अब ये अवसादी चट्टानें बन गई, अवसादी चट्टानों के बनने के बाद यहाँ पर संपीड़न बल की क्रिया हुई और संपीड़न बल की क्रिया के कारण हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। मीन्स पहले ये इधर पर अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ और अवसादी चट्टानों के बाद एक वलन क्रिया हुई, वलन क्रिया जिसको बोलते हैं संपीड़न बल। उसके बाद हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। भूकंप में अगर हम देखें तो भूकंप में जो क्वेश्चंस है मीन्स अर्थक्वेक में जो क्वेश्चंस हैं वो कितने रीजन से पीछे पूछे जा सकते हैं क्योंकि एक मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होती है किसी भी क्वेश्चंस के पूछने की। तो अगर हम देखें तो भूकंप से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो ओरिजिन से पूछे जा सकते हैं कि भूकंप जहाँ से पैदा होता है या जहाँ से चलता है वो ओरिजिन्स क्या होते हैं, वो कैसे होते हैं, उनका नाम क्या होता है। तो इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं। टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं। वेव से क्वेश्चन पूछते हैं कि ये किस टाइप की वेव्स के थ्रू वॉक करते हैं।
स्टडी मीन्स हमारे अगर पृथ्वी की स्टडी करते हैं या हमें भूकंप की स्टडी करना है या उसको मेजर करना है तो वो किससे मेजर करेंगे उसके लिए इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम डीप में डिस्कस करने वाले हैं। और सुनामी क्या होती है, सुनामी कैसे वर्क करती है, उसके बारे में डिस्कस इससे क्वेश्चन आते हैं। वेव्स का ही क्वेश्चन है कि वेव्स कितने टाइप की होती हैं, कौन से वेव्स से ज़्यादा नुकसान होता है, कौन से वेव्स से कम नुकसान होता है, इससे क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। अगेन वन मोर थिंग की कौन सी टाइप की प्लेट्स में खिसकने के कारण भूकंप पैदा होता है, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है इससे। तो इसका भी ऑलरेडी हमने निष्कर्ष निकाला हुआ है, ऑलरेडी हमने इसमें रिसर्च की हुई है, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो जिससे पता चलता है कि इनसे क्वेश्चंस आते हैं। इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि कौन सी एरिया में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, कौन सी कंडीशंस में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, कहाँ पर दैट्स कॉल्ड पट्टी, कौन सी पट्टी पे सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद एक एमसीक्यूज की बुक उठाइए और उससे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं बोलूंगा कि अप्रॉक्सीमेटली 99% क्वेश्चन यू कैन सॉल्व। चलो स्टार्ट करते हैं भूकंप के प्रकार। तो भूकंप बेसिकली किससे पैदा होता है? फर्स्ट थिंग दैट भूकंप का जो रीजंस है ये किस कारण पैदा होता है। तो मोस्टली जो होता है इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूकंप का मोस्टली रीजन किसके कारण पैदा होता है। तो हम बोलते हैं टेक्टोनिक्स, विवर्तनिक सिद्धांत के कारण, विवर्तनिक के कारण ही मोस्ट ऑफ दी भूकंप पैदा होते हैं। लेकिन कैसे पैदा होते हैं इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ये भूकंप क्या होता है, बृहस्पति तल के किनारे चट्टानों के खिसकने के कारण होते हैं। अब चट्टानें खिसकती कैसे हैं, अगेन क्वेश्चन आता है। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया कि जो हमारा तनाव के कारण क्या होता है कि यहाँ पर हमारा तनाव के कारण क्या हुआ, यहाँ की प्लेट एक दूसरे से दूर हो गई और दूर होने के कारण क्या हुआ, भ्रंश का निर्माण कर लिया। अब ये पूरा एक भ्रंश एरिया का निर्माण है। इस भ्रंश के कारण क्या हुआ कि यहाँ से प्लेट एक दूसरे से टूट चुकी हैं और जैसे ही वाइब्रेशन होगा मीन्स इन वाइब्रेशन के कारण एक एनर्जी सेंटर आएगा जिसको हम बोलते हैं फोकस या हाइपो सेंटर। अब इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया कि जहाँ से भूकंप पैदा होता है उसको क्या बोलते हैं। अगर आप देखिए उधर पर अगर हाइपो सेंटर है तो हाइपो सेंटर लगाइए, अगर फोकस है तो फोकस लगाइए। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन इजिली फाइंड आउट कि कौन सा पॉइंट है। ठीक है, अब इधर से क्या हुआ, हमारी जो एनर्जी है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट होती है। आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद ये हमारी भूगर्भी तरंगे, इसको बोलेंगे कि हमारी जो हमारी सेस्मिक वेव्स है, सेस्मिक वेव्स फोकस से स्टार्ट होकर कंटिन्यूसली फैलने के कारण भूगर्भी तरंगे सरफेस वेव्स मींस सेस्मिक वेव्स दो भागों में कन्वर्ट हो जाती हैं, भूगर्भी तरंगे और सेस्मिक वेव सरफेस वेव्स के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो इससे ये फॉल्ट लाइन है, फॉल्ट लाइन के बाद फॉल्ट लाइन से ही कन्वर्ट होकर ये सरफेस वेव्स में कन्वर्ट होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ये हाइपो सेंटर है, हाइपो सेंटर जस्ट अबव एक इपिक सेंटर बनता है। इपिक सेंटर जो होता है वो सरफेस वेव्स का होता है। तो ये भूगर्भी तरंग जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद ये जाके जस्ट उसके अबव एक इपिक सेंटर का निर्माण करती है। अब सेकेंड टाइप का जो हमारा भूकंप होता है वो जो सक्रिय ज्वालामुखी कारण होता है। तो मीन्स जो प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है वो उधर पर सबसे ज्यादा भूकंप आते होंगे। इसके पीछे एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट हो जाता है कि जस्ट एक दूसरे से लिंकअप होने के कारण प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी होने के कारण, क्योंकि प्रशांत महासागर पट्टी में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, तो सक्रिय ज्वालामुखी होने के कारण भी विवर्तनिक के भूकंप होते हैं। लेकिन इनमें क्या क्वालिटी होती है कि ये कुछ एरिया में ही होते हैं, मीन्स ये इनकी वेव्स कम से कम होती हैं और ज्यादा दूर तक नहीं जाती। ये इसी कारण इसको हम ये सीमित रहते हैं, मीन्स इसको बोला जाता है सीमित रहते हैं। खनन क्षेत्रों में कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो खनन क्षेत्र को अगर बोले खदानें या हमारा माइंस एक्टिविटीज के कारण भी भूकंप आते हैं, या अगर हम किसी भी चीज को विस्फोट कर रहे हैं या किसी चीज को तोड़ रहे हैं तो उस टाइम पे भी उससे भी भूकंप का रीजन आता है। एक और आता है कभी कभी परमाणु या रासायनिक विस्फोट के कारण भी भूकंप की कारण बन जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा विस्फोट की इतनी ज्यादा इंटेंसिटी होती है कि वो एक एक्सप्लोजन भूकंप का निर्माण ले लेता है। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे इधर पर कुछ फैक्ट्रीज हैं जो इंडियन आर्मी की फैक्ट्रीज है जिसमें हम बॉम्ब्स का निर्माण करते हैं। ये एक जबलपुर में फैक्ट्री है जिसका नाम है खमरिया। उधर पर क्या हुआ कि बहुत सारे बॉम्ब्स का विस्फोट हुआ, जिससे आजू बाजू का एरिया पूरा एक उस विस्फोट के कारण उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई। तो ये भी एक रीजन था। अगर वहां पर भ्रंश होता तो भ्रंश के कारण मे भी पॉसिबिलिटीज थी कि दो प्लेट्स एक दूसरे से खिसकने का रीजन हो सकता था।
वन मोर थिंग दैट कि कुछ भूकंप होते हैं जो बड़े-बड़े बाँधों में आते हैं, तो उनको हम बोलते हैं बाँध जनित या रिजर्वायर इंड्यूस्ड भूकंप। क्या होता है एक्चुअली कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हमने देखा होगा कि अगर हम टैंक बनाते हैं कोई भी चीज़ का और टैंक में अगर एक भूकंप आ जाए, तो भूकंप आने के कारण क्या होगा, यहाँ पर वो जो वाटर है, उसकी वेव्स इतनी ज़्यादा आएँगी कि वेव्स के कारण उधर का एरिया एक थोड़ी-सा हिलने लगेगा, जिसको बोलते हैं रिजर्वायर इंड्यूस्ड भूकंप। एक्चुअली अगर भूकंप है तो पृथ्वी में कंपन होता क्यों है? एक्चुअली ये भी एक रीज़न्स आता है कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है? तो उसके बारे में हम डिस्कस करें तो बेसिकली जो भ्रंश के किनारे से ही हमारे भ्रंश हमने देखा कि ये 2 प्लेट्स एक-दूसरे से खींचने के कारण भ्रंश का निर्माण हुई। भ्रंश के किनारे से ही ऊर्जा निकलती है। अब ये प्लेट एक-दूसरे से खिसकी तो क्या हुआ? वहाँ से एक ऊर्जा निकली और सेलों की गहन दरारें से ही भ्रंश होती हैं। अब इनसे ऊर्जा निकली तो क्या होगी? ऊर्जा कंटीन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब ये फॉल्ट लाइन के हिसाब से जहाँ से हमारी जो फॉल्ट है, उसके हिसाब से ये क्या होगी, प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर खिसकेंगी और सेल खंडों में दबाव डालेंगी। उनके आसपास घर्षण होगा, जो उन्हें प्रॉपर्ली बांध के रखेगा। अब ये जो फॉल्ट लाइन है, फॉल्ट लाइन के हिसाब से ये इधर का एरिया इधर जाएगा, इधर का एरिया इधर जाएगा, या इधर का एरिया इधर जाएगा, इधर का एरिया इधर जाएगा। तो दैट्स व्हाई जस्ट उसके ऊपर एक एपिक सेंटर होगा। इपिक सेंटर और भूगर्भीय तरंगें मिलके भूकंप का निर्माण करेंगी, जहां से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। भूगर्भीय तरंगें किससे कन्वर्ट होगी? इस फॉल्ट लाइन के थ्रू हमारे सरफेस तरंगों में कन्वर्ट होगी। अब हम देखते हैं कि बुनियादी तौर पर जो भूकंप की तरंगे होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट होती है भूगर्भीय तरंगे, सेकेंड होती है धरातली तरंगे। भूगर्भीय तरंगे मीन्स बॉडी वेव्स एंड सेकेंड थिंग इज दैट सरफेस वेव्स। अब हम देखते हैं कि हमारे एक घर है, यहाँ पर ये फोकस पॉइंट है, ये इसको बोला जाए हाइपो सेंटर। हाइपो सेंटर जस्ट ऊपर होगा एक एपिक सेंटर। ओके, अब एपिक सेंटर से सरफेस वेव्स चलना स्टार्ट हुई, तो आप देख रहे हैं कि ये सरफेस वेव्स इधर से आके इधर तक आने में इनको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर इधर से हमारी वेव्स स्टार्ट होंगी भूगर्भीय तरंगे, तो वो इधर पर आके डायरेक्टली तो मीन्स एक एक शॉर्ट रूट लेगी, तो पी और एस वेव से कॉम्बिनेशन से ये इधर पर पहुंचेगी। तो अब हम इन दोनों तरंगों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो भूगर्भीय तरंगे किस टाइप से वॉक करती हैं, कौन सी तरंगे फास्ट होती हैं, कौन सी तरंगे फास्ट नहीं होती, किन तरंगों को हम सेस्मिक सेस्मोमीटर के जो हम किन तरंगों को हम किसके द्वारा नाप सकते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। भूगर्भीय तरंगे का उद्गम केंद्र ऊर्जा से मुक्त होने के दौरान होता है। भूगर्भीय तरंग क्या हुई, ये एक हमारा ऊर्जा है, ये कहाँ पर पैदा हुआ, एक फॉल्ट लाइन पर पैदा होता है। मीन्स इससे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे साथ जो ऊर्जा सेंटर होता है वो किसके पास में होता है, तो आप बोलेंगे फॉल्ट लाइन के पास में होता है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ये जहां से ऊर्जा पैदा होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको फोकस बोलते हैं या हाइपो सेंटर बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हो गया, जस्ट उसके ऊपर या जस्ट उसके परपेंडिकुलर वे में कौन सा सेंटर होता है, बोलते हैं उसको इपिक सेंटर। सरफेस वेव्स का सेंटर कौन सा होता है, दैट्स कॉल्ड इपिक सेंटर। भूगर्भीय वेव्स का सेंटर कौन सा होता है, उसको बोलते हैं हम हाइपो सेंटर या फोकस। ओके, फोकस या भूगर्भीय तरंगे कितने टाइप की होती हैं, बोले दो टाइप की होती हैं, पी एंड एस टाइप की होती हैं। अब हमारी एपिक सेंटर की जो सरफेस वेव्स होती हैं उनकी कितने टाइप की होती हैं, उससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। तो इससे हम कैसे होती हैं, अब हम देखते हैं कि अन्य क्रिया के कारण हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कैसे ये होती हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कीजिए। जब भूगर्भीय तरंगे चलती हैं तो एक्चुअली क्या होता है कि भूगर्भीय तरंगे चलने के कारण हमारा हमने देखा है कि हमारी डेंसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती है। हमने देखा जब हमारा हम पढ़ रहे थे कि पृथ्वी का फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे थे, फर्स्ट पार्ट में आप इधर पर जाके डिस्क्रिप्शन से डायरेक्टली देख सकते हैं। जब हम देख रहे थे कि रो इधर पर घनत्व इधर पर कम था, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो रो घनत्व कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो इधर पर क्या है, अलग-अलग घनत्व अलग-अलग घनत्व की चट्टानें हैं। जब अलग-अलग घनत्व की चट्टानें होंगी तो उनमें क्या होगा कि जब वेव्स या हमारी या फॉल्ट लाइन के थ्रू हमारी वेव्स चलेंगी, तो वेव्स में क्या होगा कि पृथ्वी की घनत्व के कारण भिन्नता होने के कारण उनका वेग जो है घनत्व के ऊपर डिपेंड करता है। मीन्स अगर किसी का घनत्व बहुत ज़्यादा है या किसी का घनत्व बहुत कम है, तो इधर पर जो हमारे वेव्स की जो स्पीड होगी, हाई घनत्व वाले एरिया में मीन्स हाई डेंसिटी वाले पदार्थ में उनका वेग ज़्यादा होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगी। और ऑन द अदर हैंड अगर हम लो वेलोसिटी, लो घनत्व वाले एरिया में हमारी जो वेव्स होंगी उनका जो
वेग होगा वो कम होगा। पदार्थों के घनत्व की विभिन्नताओं के कारण क्या आते हैं? रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस आते हैं। तो इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि पदार्थों की घनत्व की विभिन्नताओं के कारण क्या-क्या पैदा होता है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पैदा होता है, जिसमें इन तरंगों की दिशा बदलती है। तरंगों की दिशा दिशा किस में बदलती है? रिफ्लेक्शन से बदलती है, रिफ्रैक्शन में बदलती है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में बदलती है। किस कारण बदलती है? पदार्थों की घनत्व के कारण बदलती है। तो ये आप इसको नोट कीजिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि कैसे ये वर्क करता है, ये चीजों के बारे में समझने की कोशिश कीजिए। भूगर्भी भूकंपी तरंगे हैं। नाउ हम अब आते हैं अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक वेव्स के बारे में हम डीप में डिस्कस करें तो अर्थक्वेक वेव्स जो है सेस्मिक वेव्स जिसको बोला जाए, तो सेस्मिक वेव्स को अगेन दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज दैट बॉडी वेव्स एंड सेकंड इज दैट सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स को अगेन दो भागों में डिवाइड किया गया, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स को पी वेव्स बोलते हैं, सेकेंडरी वेव्स को एस वेव्स बोलते हैं। इनमें कुछ क्वालिटीज होंगी, इन क्वालिटी से भी क्वेश्चन डायरेक्टली बनेगा। सरफेस वेव्स को भी अगेन डिवाइड किया गया, लव वेव्स एंड रिलीज वेव्स। ये क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम डीप में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलो हम आते हैं पी वेव्स के बारे में। प्राइमरी वेव्स, ये भूगर्भी तरंगे दो टाइप की हो गई, पी एंड एस वेव्स। पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं, धरातल पर ये सबसे पहले पहुंचती हैं, इससे आईएमपी हो जाता है। ये पॉइंट आप पूरा याद कीजिए। पी वेव्स क्या होती हैं? सबसे ज्यादा फास्ट होती हैं, इसी कारण इनको प्राइमरी वेव्स बोला जाता है। सबसे पहले कौन सी वेव्स पहुंचती हैं? प्राइमरी वेव्स पहुंचती हैं, इसी कारण इनको प्राथमिक तरंगे बोला जाता है। अब ये कैसे चलती हैं इसके बारे में हम देखें। डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन आप देख रहे हैं इस टाइप से चलती हैं, और कंप्रेशन मीन्स अब ये हमारी डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन से कैसा इसमें चल रही है, इसके कारण कौन सा टाइप का कंप्रेशन पैदा होगा? कंप्रेशन मीन्स एक बार अंदर जाएंगे एंड वाइब्रेशन जो होगा वो इन एंड आउट का होगा, ऐसा जाएगा ऐसा जाएगा, तो मीन्स दिस वन एंड दिस वन। इस टाइप का जो प्राइमरी वेव के कारण मूवमेंट होता है प्लेटों में, तो इस मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पी वेव्स किस टाइप की होती हैं? ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं, इससे भी क्वेश्चन हो सकता है। ये सबसे ज्यादा तो ये कि पी वेव्स किस किस में चल सकती है, मीन्स किस किस से गुजर सकती है। हम जानते हैं कि ध्वनि तरंगे तीनों टाइप के मैटर में चल सकती हैं, गैस तरल ठोस, तीनों में चल सकती है। मीन्स तो इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किससे किस किस में चल सकती हैं, क्योंकि हमारी एस वेव्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो एस वेव्स ओनली कुछ सॉलिड बस में चल पाती हैं, बाकी दो अदर मैटर्स में नहीं चल पाती। प्राइमरी वेव्स के बारे में हम पढ़ लिया कि प्राइमरी वेव्स बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट होती हैं, ये ट्वाइस द स्पीड ऑफ एस वेव्स होती हैं। ये सबसे फर्स्ट पहुंचती हैं अर्थक्वेक पे, जो अर्थक्वेक के रीजन होते हैं सबसे फर्स्ट पहुंचती हैं। दिस आर सिमिलर लाइक अ साउंड वेव्स। They are longitudinal waves in which particle move in same directions of wave of propagations, means same direction में चलते हैं। They travel through solid, liquid and gaseous materials, so ये तीनों टाइप के मटेरियल में वर्क कर सकती हैं। Create density difference, जो density difference क्या करता है? Stretching and squeezing प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण हमारे डायरेक्शंस चेंज होती है इन वेव्स की। अब हम आते हैं एस तरंगों के बारे में, तो एस तरंगे कैसे मूव होती है, सबसे फर्स्ट में ये देखते हैं हम। तो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, ये दिस इज आल्सो पैरेलल। देखिए इसमें क्या है कि इसमें कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती है, ये क्या होती है? पी वेव्स के बाद थोड़ी देर बाद पहुंचती है, इन्हें इसी कारण इनको द्वितीयक या सेकेंडरी वेव्स बोला जाता है। इनमें एक और क्वालिटी होती है या डिसक्वालिटी बोला जाए कि ये एक्चुअली ओनली सॉलिड बस में चल सकती हैं, जबकि हमारी पी वेव्स थी जो तीनों माध्यम में चल सकती थी। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दे आर स्लोअर देन प्राइमरी वेव्स, स्लो होती है, एंड पास थ्रू ओनली सॉलिड मटेरियल। दिस प्रॉपर्टी एस वेव्स लेड सीस्मोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको हेल्प करती हैं पृथ्वी के बारे में अध्ययन करने के लिए। अब हम इसका शैडो रीजन्स भी पढ़ेंगे आगे, तो इस शैडो रीजन्स के बारे में अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। They are transverse waves in which directions, particle movement, wave propagations are perpendicular to each other. ये transverse waves होती हैं जो in which direction particle moves and wave propagate perpendicular to each other, just एक दूसरे से ऐसे होती हैं। इस टाइप का एक wave propagation प्रोड्यूस होता है, जबकि हमारा जो अगर हम देखें तो हमारा जो
प्राइमरी वेव्स में इस टाइप का कंप्रेशन आ रहा था एंड एक्सपांशन आ रहा था, कंप्रेशन आ रहा था, एक्सपांशन आ रहा था, तो मींस एक बार कंप्रेशन आएगा, एक बार एक्सपांशन आएगा, तो इस टाइप से मूव हो रही थी। अब हम आते हैं सरफेस वेव्स एंड एयर आर एंड एल वेव्स। तो सरफेस वेव्स रिलीज वेव्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे ये वर्क करती हैं। देखिए आप देखिए रिलीज वेव्स इस टाइप के एक सर्कुलर वे में मीन्स जैसे हम सरफेस में पहुंचते हैं, सरफेस में कैसे पहुंचे, हम फॉल्ट लाइन के थ्रू हमने डाइवर्ट हो गए और हमारा एपिक सेंटर बना। एपिक सेंटर के बाद जो हमारी सरफेस पे हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वेव्स का, उसके उसकी दो टाइप हो गए, एक हो गया रिलीज एंड सेकंड हो गया लॉ वेव्स। लॉ वेव्स कैसे वर्क करती हैं अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सरफेस वेव्स ट्रेवल जस्ट बिलो अलोंग ग्राउंड सरफेस, बिलो या अलोंग ग्राउंड सरफेस, उसके नीचे या उसके साथ वर्क करती हैं सरफेस वेव्स। स्लोवर देन बॉडी वेव्स मीन्स अगर हमें अब हम सरफेस वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये स्लो होती हैं ग्राउंड सरफेस के साथ या जस्ट उसके ऊपर वर्क करती हैं। स्पेशली डैमेजिंग द बिल्डिंग, अगर अब आप इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सामान या बिल्डिंग्स को कौन सी वेव्स नुकसान पहुंचाती है, तो वो स्पेशली होती है सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ये क्या कैसे वर्क करती है, मूव अलोंग द अर्थ सरफेस। ओके, नाउ लॉ वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लॉ वेव्स कैसे वर्क कर रही है, तो इसमें हमने देखा कि हमारा सरफेस है, अगर हमारा ये कोई भी है, ये दिस इज सरफेस, इसमें हमारी जो मूवमेंट हो रहा है वो इस टाइप से हो रहा है। अगर इसमें एक पार्टिकल है तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक टाइप का वेव्स हैं जो इस टाइप से लग रही हैं। तो इस टाइप की वेव्स को बेसिकली हम बोलते हैं लॉ वेव्स। दिस काइंड ऑफ सरफेस वेव्स केस हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग ऑफ अर्थ मींस हॉरिजॉन्टली शिफ्टिंग ऑफ अर्थ ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। ओके, दे हैव मच स्लोअर देन बॉडी, ऑब्वियसली बात है कि ये स्लोअर देन बॉडी होती है लेकिन फास्टर देन रिलीज मींस सरफेस वेव्स का जो सेकंड टाइप होता है उससे थोड़ी सी फास्टर होती है। दे एग्जिस्ट ओनली द प्रेजेंस ऑफ सेमी इन्फिनिट मीडियम, सेमी इनफिनिट मीडियम ओवरलैन बाय अपर फाइनाइट थिकनेस मींस कुछ एक थिकनेस पे एंड सेमी इनफाइनाइट मीडियम पे वर्क करती है। कॉन्फाइंड टू द सरफेस ऑफ द क्रस्ट, लॉ वेव्स प्रोड्यूस इंटायरली हॉरिजॉन्टल मोशंस मींस ये जो हमारी क्रस्ट होती है, क्रस्ट जो हमारा पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है, भूपर पट्टी जिसको बोलते हैं हम क्रस्ट, ये थोड़ी सा ब्रिटल नेचर का होता है। ब्रिटल नेचर होने के कारण इसमें सबसे ज्यादा नुकसान भी होता है और लॉ वेव्स जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टली प्रोड्यूस होती है। अब आ गए रिलीज वेव्स। रिलीज वेव्स होती हैं दीज वेव्स फॉलो एन एलिप्टिकल मोशंस। हमारा कोई भी सरफेस है तो इस टाइप में वर्क करेगा, तो इसमें जो ये वाला रीजन आएगा दैट्स कॉल्ड एलिप्टिकल मोशंस होता है इनका। तो मोशन से क्वेश्चन आ सकता है। रिलीज वेव्स रोल्स अलोंग द ग्राउंड जस्ट लाइक अ वेव रोल एंड अक्रॉस द लैक एंड ओशन मींस ओशन मींस जस्ट एक ओशन में या लेक में जब वेव प्रोड्यूस होती है सिमिलर लाइक रिलीज वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। बिकॉज इट रोल्स इट मूव्स द ग्राउंड अप एंड डाउन and side to side in the same directions and wave is moving. The most of the shaking felt from earthquake is due to the release. Shaking felt जो जिस टाइप का जो सेक आता है, एक सेक लिटिल बिट सेक आता है, वो मोस्टली रिलीज वेव्स के कारण ही आता है विच कैन बी मच स्ट्रॉन्गर देन अदर वेव्स, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है अदर वेव्स के थ्रू, अदर वेव्स के मुकाबले में। लव वेव्स में क्या है, लव वेव्स में देखें आप ये थोड़ी सी इस टाइप से चल रहे हैं, लेकिन रिलीज बेस में जस्ट एक हमारा ग्राउंड भी ऊपर नीचे हो रहा है, हमारी जो एक प्लेट है ऊपर पर ये क्रस्ट रीजन है और पूरा ऊपर नीचे हो रहा है और एक वेव प्रोड्यूस हो रही है, इसके कारण इसमें क्या होता है मच लार्जर देन अदर वेव्स के मुकाबले बहुत ज्यादा इफेक्ट या इम्पैक्ट पता चलता है। तो चलो हम एग्जांपल देखते हैं कुछ। आपने देखा कि हमारा ये फोकस पॉइंट है, फोकस पॉइंट से हमारी वेव्स स्टार्ट हुई एंड ए तक जाने में हमारा जो है तो हमारा बॉडी वेव्स को थोड़ी सा ज़्यादा कम टाइम लगा एज कंपेयर टू सरफेस वेव्स। लेकिन अगर हम सरफेस वेव्स में हमारी जो दो वेव्स हैं लव वेव्स एंड रिलीज वेव्स में जो हमारी आर वेव्स हैं ये क्या होंगी, थोड़ी सी ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी। सिमिलरली स्टेशन नियर फोकस, स्टेन फार फोकस। अब देखिए कि स्टेयर नियर फोकस में जाते तो हम
इनके लिए हमने एक सीस्मोग्राम से हमने एक ग्राफ बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से पी वेव से स्टार्ट हुई, एस वेव से स्टार्ट हुई। तो पी वेव को पहुंचने में सबसे कम टाइम लगा, फिर उसके बाद एस वेव्स आई, फिर उसके बाद सरफेस वेव्स आई। मीन्स फर्स्ट पी वेव्स पहुंची, सेकंड एस वेव्स पहुंची, थर्डली सरफेस वेव्स पहुंची। अगर हमारा एपिक सेंटर यहाँ पर है, हमारा फोकस पॉइंट ये है और हमारा बी सेंटर यहाँ पर है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप पी वेव्स पहुंची और धीरे धीरे कम हो गई। इंटेंसिटी थोड़ी सी स्टार्टिंग में ज़्यादा थी और फिर धीरे धीरे कम हो गई। एस वेव्स पहुंची और धीरे धीरे अगेन ये कम हो गई। और सरफेस वेव्स के थ्रू ही जो मोस्टली डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो प्रॉब्लम आई है वो मोस्टली सरफेस वेव्स के थ्रू ही आई है। अब हाउ इज एन अर्थक्वेक एपिक सेंटर लोकेटेड? पॉइंट से या फोकस पॉइंट से, तो उधर पर देखते हैं कि हमारा जो वेव्स निकलती हैं, तो अगर उसमें भूगर्भीय तरंगे और हमारी सरफेस वेव्स निकलती है, तो भूगर्भीय तरंग में जो पी वेव्स होती हैं वो सबसे फर्स्ट पहुंचती हैं, आफ्टर दैट एस वेव्स पहुंचती हैं, देन एल एंड आर पहुंचती है। एल वेव्स की जो स्पीड होती है आर वेव्स से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हमारा देखा जाए कि जो सबसे ज़्यादा विध्वंसक वेव्स होती हैं वो बेसिकली रेलिश वेव्स ही होती हैं, क्योंकि इनमें जो गति होती है वो इस टाइप से होती है और इसमें इस टाइप का एक फॉर्म बनता है, वेव्स टाइप का फॉर्म बनता है जो थोड़ी सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स के लिए। एवरेज स्पीड जो है फॉर ऑल वेव्स इज नो, हम सभी लोगों की एवरेज स्पीड, सभी वेव्स की एवरेज स्पीड हम जानते हैं। जब क्या होता है कि अर्थक्वेक, मुझे एपिक सेंटर कैलकुलेट करना है, तो जब अर्थक्वेक आता है तो डिफरेंस इन अराइवल टाइम्स, मींस इधर से लेके अराइवल टाइम में जो होता है पी एंड टी टाइम में अराइवल टाइम at a seismograph stations can be used to calculate the distance from seismograph to epic center। तो हम इससे क्या डिफरेंस निकाल लेते हैं और डिफरेंस निकालने के बाद हम एक एपिक सेंटर को कैलकुलेट कर सकते हैं कि एपिक सेंटर फाइनली कहाँ पर है। तो इसके हिसाब से निकाला जाता है। ये भूकंपी छाया क्षेत्र थोड़ी सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप इसमें से हम देखेंगे कि भूकंपी छाया क्षेत्र में किस टाइप से हम निकालते हैं। इसमें 2 टाइप के छाया क्षेत्र होते हैं, एक होता है पी तरंग छाया क्षेत्र, एक और होता है एस तरंग छाया क्षेत्र। तो इसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारी भूकंप की रेखाएँ कहाँ पर नहीं पहुँच पाती। भूकंप लेखी यात्रा जो यंत्र होता है जिसको बोलते हैं हम सूक्ष्मग्राफी पर दूरस्थ स्थानों पे आने वाली भूकंपी तरंगों की अभिलेख होती है, मीन्स होती है। यद्यपि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ भूकंपी तरंग पी तरंगों के पहुंचने की दर्ज करते हैं। मीन्स कुछ एरिया है जहाँ पर हम ओनली पी तरंग ही या एस तरंग ही अभिलिखित करें, मतलब यहाँ पर पी तरंग अगर हम अभिलिखित करेंगे तो हम एस तरंग अभिलिखित नहीं करेंगे, और जहाँ पर एस तरंग अभिलिखित करेंगे वहां पर पी तरंग अभिलिखित नहीं करेंगे। पी तरंगों को पहुंचने का दर्ज करते हैं जबकि एस तरंगों की अभिलेखित नहीं है। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप के जो 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच क्षेत्र, मीन्स 145 डिग्री के बीच क्षेत्र, मीन्स दिस एरिया जहां कोई भी भूकंप तरंग अभिलेखित नहीं होती, दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र जोन कहलाता है। मीन्स यहाँ पर किसी भी टाइप की भूकंप क्षेत्र दोनों टाइप की भूकंप तरंग अभिलेखित नहीं होती, इसी कारण इसको शैडो जोन बोलते हैं या छाया क्षेत्र बोलते हैं। 105 से लेके 105 के ऊपर के परे, मीन्स बोला जाए क्षेत्र में एस तरंगे नहीं पहुंचती। 105 से लेके ऊपर एस तरंगे नहीं पहुंचती। एस तरंगों छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। मीन्स अगर देखा हमारा तो ये पी तरंग का छाया क्षेत्र है और ये हमारा एस तरंग का छाया क्षेत्र है। हम देख सकते हैं कि एस तरंग का छाया क्षेत्र पी तरंग के छाया क्षेत्र से ज्यादा विस्तृत है। तो क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर कि कौन सी तरंग किस डिग्री पे नहीं पहुंचती, तो हम बोल सकते हैं 105 से 145 तक कोई भी वेव्स नहीं पहुंचती, तो ये एक दोनों के लिए छाया क्षेत्र है। अगर देखा जाए तो 105 से लेके 145 तक 105 से लेके 105 तक कौन सी वेव्स का छाया क्षेत्र सबसे ज्यादा विस्तृत है, तो आप बोल सकते हैं एस वेव्स का छाया क्षेत्र पी क्षेत्र से ज्यादा विस्तृत है। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा जो भूकंपों की माप करना है, इससे भी क्वेश्चंस एक ना एक बनता है कि भूकंपों की माप के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज किया जाता है, तो हम देखते हैं सीस्मोग्राफ यूज किया जाता है। अब इसमें किस इंटेंसिटी में कोई ना कोई यूनिट होगी जिसमें माप किया जाता होगा, तो चलो सबसे फर्स्ट में देखते हैं कि किस टाइप से मापा जाता है। तो इधर पर देख रहे हैं कि आपका हमारा जो एक सपोर्ट है, यहाँ पर केबल है, यहाँ पर मास सस्पेंडेड मास है और यहाँ पर हमारा रोटेटिंग ड्रम है एंड मार्कर है। तो जब यहाँ पर भूकंप आता है कि किसी टाइप की वाइब्रेशंस आती हैं, तो देखिए इधर पर मार्किंग होती है। इस टाइप से ये सीस्मोग्राफ वर्क करता है। अब हमने कंप्लीट कर लिया भूकंप घटनाओं का मापन।
भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अथवा आघात के आधार पर, मीन्स भूकंपीय तीव्रता इंटेंसिटी के आधार पर, आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापनी मीन्स रिएक्टर स्केल्स, इंटेंसिटी को नापना है मुझे, तीव्रता को नापना है, तो क्या मैं करूंगा, रिएक्टर स्केल यूज करूंगा। भूकंपीय तीव्रता के दौरान ऊर्जा मुक्त संबंध है, जो ये रिएक्टर स्केल्स ऊर्जा के हिसाब से डिपेंड की कितनी ऊर्जा एंड उधर से रिलीज हुई। रिएक्टर स्केल्स बेसिकली भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक की नापी जाती है, मीन्स रिएक्टर स्केल्स कहाँ तक जाएगा, 0 से 10 तक जाता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आघात की तीव्रता या इंटेंसिटी गहनता को नापेंगे तो इसकी जो, इससे हम क्या नापते हैं कि कितनी हानि हुई है, तो इसको बस 1 से 12 तक नापा जाता है। अभी मैं इसमें कुछ देखूंगा कि कैसे नापते हैं, कैसा हमारा ये वर्क करता है। तो देखिए इधर पर हमारा जो एक सपोर्ट है, रॉक है, हमारा ग्राउंड मूवमेंट है, तो इस टाइप से हुआ, ग्राउंड मूवमेंट में इस टाइप से ये हुआ। अगर एट रेस्ट पे, इधर पे चलते हैं, एट रेस्ट पे तो हमारा जो हैवी मास इस टाइप से मूव होगा। बी पे हम देखें तो अगर ये अभी क्या था, इस टाइप का अगर मूवमेंट हो रहा है, मीन्स इधर पर एल वेव्स आ रही है, तो एल वेव्स में इस टाइप का हमारा मैपिंग हो सकती है। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो ये देखिए हमारा ग्राउंड मूव, ग्राउंड इस टाइप से मूव हो रहा है, तो ग्राउंड मूव में पी वेव्स में या आर वेव्स में इस टाइप का हमारा हो सकता है। ग्राउंड मूव डाउन होगा तो ये ऊपर जाएगा, एंड अप होगा तो नीचे आएगा। तो जस्ट इस टाइप से हमारा फर्स्ट पी वेव्स, एस वेव्स एंड फर्स्ट सरफेस वेव्स आप देख सकते हैं कि इस टाइप से ये मैपिंग होती है। मर्कैली स्केल्स भी जो होता है इंटेंसिटी को नेपर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। जो हमने अभी पढ़ा था कि 1 से 12 तक जो हमारी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, तो मर्कैली स्केल यूज किया जाता है। और हमारा ऊर्जा को मेजर करने के लिए किसको इस टाइप का यूज किया जाता है, रिएक्टर स्केल्स का यूज किया जाता है। इसकी जो लेंथ होती है वो 0 टू 10 होती है, एंड मर्कैली स्केल्स की जो रेंज होती है वो 0 टू 12 होती है। रिएक्टर स्केल्स ऑन दी अदर, जिसको हम मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं, इसमें हो गया। ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, whole number increase in reactor scales represent 10 times increase in power of earthquake, means अगर एक नंबर डिफाइन करता है कि कितने टाइम्स ऑफ 10 टाइम्स ऑफ एनर्जी इंप्रूव हुई है, एनर्जी इंक्रीज हुई है। जो अर्थक्वेक होता है वो मॉडरेट होता है, 6 में थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक होता है, मेजर अर्थक्वेक 7 एंड 8 का जो होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही विध्वंसक होता है। इसी कारण जो 8 वैल्यू अगर आ रही है, 7 वैल्यू आ रही है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही खराब माना जाता है इस अर्थक्वेक को। इसमें जो एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा होती है। लार्जेस्ट अर्थक्वेक जो अभी तक वर्ल्ड में आया है, इसमें हमारा 200 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, 3000 पीपल इंजर्ड हुए थे, एंड अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन लोग होमलेस हुए थे, एंड 550 मिलियन का डैमेज हुआ था जो साउथर्न चिले में है। एंड एक और सुनामी की जिसमें 61 डेथ हुई थी, 75 मिलियन डैमेज हवाई में हुए थे। तो इस टाइप से 9.5 मैग्नीट्यूड का हमारा ये भूकंप आया था, जब ये इतना सारा ये प्रॉब्लम्स हुई थी। तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक अभी तक का अर्थक्वेक है। अब हम देखते हैं सुनामी। सुनामी एक्चुअली आती कैसे है, तो हम सुनामी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सुनामी भी एक भूकंप का ही पार्ट है, लेकिन ये हमारा इसका जो फोकस सेंटर होता है या एपिक सेंटर होता है वो पृथ्वी में ना हो के, मीन्स भूपटपट्टी पे ना हो के, ये महासागरीय बेसिन के अंदर होता है। तो उधर पर सुनामी तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं। सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र आधास्थल ना होकर भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो। सुनामी अपने भूकंप नहीं है, ये वास्तव में लहरें हैं जो भूकंपी तरंगों से उत्पन्न होती हैं। यद्यपि मूल रूप से कंपन क्रिया कुछ सेकंड के लिए होती है, लेकिन इतनी विनाशकारी होती है कि इसको ये बहुत ही चीज़ों को निपटा देती है। यदि भूकंप की तीव्रता 5 से अधिक है तो इसके परिणाम अत्यधिक विनाशकारी हो सकते हैं। मीन्स 5 से अधिक होने पर ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है सुनामी। अब देखते हैं हम सुनामी किस टाइप से डेवलप होता है, tidal वेव्स और हमारा सुनामी वेव में डिफरेंस क्या होता है। तो हम देख रहे हैं कि जो माइंड वेव्स है हमारे tidal वेव्स आती हैं, एक हमने देखा था रेलेज वेव्स के हिसाब से ये आती हैं और आगे चली जाती हैं। इनका कोई इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी है, लेकिन अगर हमारा जब भूकंप आता है तो अगर एपिक सेंटर है तो हमारा वेव्स इसको इतना ज़्यादा फोर्सफुली कर देंगे कि ये जो एक लिमिट होती है, लिमिट से भी आगे आ जाती हैं, जिसको बोलते हैं हम सुनामी। कैसे जनरेट होती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए इधर पर हमारा फर्स्ट
एंड ये सेकंड है। इधर पर देखिए अगर हमारा जो हमारा फॉल्ट लाइन के हिसाब से हमारा ग्राउंड नीचे की तरफ मूव हो गया। ग्राउंड नीचे की तरफ मूव हो जाने के कारण क्या हुआ कि इधर का पानी जो है एकदम से सडनली इधर पर आ जाएगा। अब इधर पर सडनली आ जाएगा तो इधर पर जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगा, या हाइड्रोस्टैटिक हेड हमारा जो हेड है वो इधर पर थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगा। हेड हॉट ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, अब ये वाटर यहाँ पर आ गया है अगेन गोइंग टू दी रिवर्स डायरेक्शन। तो जैसे ही रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा तो ये देखिए इधर पर एक सुनामी वेव्स है, या नॉर्मल फॉल्टिंग के कारण ये अगेन सुनामी जनरेट होगी और ये इधर तक पहुंच जाएगा अपनी रेंज से ज़्यादा। ऑन दी अदर हैंड अगर हमारा ग्राउंड अपर कंडीशन मूव होता है तो देखिए कि इधर पर हमारा वाटर जो है ऊपर उठ चुका है। अब ऊपर उठने के कारण जब ये वेव्स लौटेंगी तो अगेन ये थोड़ी सा और ज़्यादा हेड क्रिएट कर लेंगी। अब हेड ज़्यादा हो चुका है, इसके कारण क्या होगा, अगेन वाटर रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा और इधर पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे हम प्रीवियसली जो 26 जनवरी 2001 में गुजरात में भूकंप आया था, इसकी जो एपिक सेंटर था आप देख सकते हैं कि गुजरात में पूरा पूरा कवर था और साथ साथ में राजस्थान से लेकर जोधपुर तक इसकी इंटेंसिटी थी। इसमें बहुत ज़्यादा जनधन की हानि हुई थी और बहुत सारी बिल्डिंग्स भी निपट गई थी। अब क्वेश्चन है कि भूकंप क्या होता है, तो हम जानते हैं भूकंप बेसिकली जो धरातल में जो कंपन्स आते हैं उसको भूकंप बोलते हैं। सिस्मोलॉजी क्या है, एक्चुअली जो भूगर्भ शास्त्र को हम जो स्टडी करते हैं, भूकंप को अध्ययन करते हैं, दैट्स कॉल्ड सिस्मोलॉजी। भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर नापी जाती है, अभी हमने देखा कि तीव्रता बेसिकली रिएक्टर में नापी जाती है। अगर आप हमको आघात या कुछ भी मेजर करना है तो हम ऑन दी अदर हैंड हम उससे मेटसेल से नापेंगे। रिएक्टर स्केल का विकास किसने किया, 1935 में अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्टर ने किया था। भूकंप कितने तरह के कंपन होते हैं, बेसिकली हमने देखा है कि 3 तरंगे, प्राथमिक तरंगे, द्वितीय तरंगे तथा एल तरंगे। लेकिन अभी हमने देखा कि भूकंप की जो तरंगे होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, सरफेस वेव्स एंड बॉडी वेव्स। तो इसके हिसाब से इनको अगेन डिवाइड किया गया, इनको डिवाइड किया गया है। तो आप उधर पर ऑप्शन देख लीजिए किस टाइप से ऑप्शंस हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आप अप्लाई कीजिएगा। प्राथमिक तरंग क्या है? प्राथमिक तरंग जो है पी वेव्स को ही प्राथमिक तरंगे बोलते हैं। वह तरंग जो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड मीन्स इसका जो वेलोसिटी होती है थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ये अधिक घनत्व वाले ये पदार्थ में बहुत ज़्यादा फास्ट फ्लो होती है। तो मतलब जिसका सबसे ज़्यादा वेव्स वेलोसिटी होती है, इसमें 8 किलोमीटर कोई फिक्स्ड नहीं है, इससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत वेग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से। तो आप ये देखिए कि प्रत्येक माध्यम से गुजरने वाली जो किरण तरंग होती है, जो लाइक ध्वनि तरंग होती है, तो उसको हम प्राथमिक तरंग बोलते हैं। द्वितीय तरंग जो अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है, तरंग 4 किलोमीटर मीन्स पी वेव से थोड़ी सी, इनका पी भी जो होता है एस वेव से थोड़ी सी मतलब इनकी वेलोसिटी पी वेव से थोड़ी सी कम होती है। औसत वेग होने के कारण ये क्या होती है, सिर्फ ओनली हमारा ठोस माध्यम से ही गुजर सकती है। एल तरंगे धरातलीय लंबी तरंगों के नाम से भी, लॉन्ग वेव्स के नाम से भी जाना जाता है, यदि मुख्य रूप से धरातल तक पर ही सीमित होती है। मीन्स ये किसका टाइप है, हमारा सरफेस वेव का टाइप है। ये ठोस तरल तथा तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती हैं। भूकंपी तरंगों को किस यंत्र के थ्रू रेखांकित किया जाता है, तो अभी हमने देखा सीस्मोलॉजी जो होती है भूकंप की तरंगों को के बारे में स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है। तो उसी के हिसाब से सीस्मोग्राफ जो उसको रेखांकित करने के लिए यूज किया जाएगा। कौन सी तरंगें द्रव पदार्थ से होकर नहीं गुजरती? गौड़ तरंगें द्रव पदार्थ से होकर नहीं गुजरती। ऑन दी अदर हैंड हमारी सेकंड तरंगें जो होती हैं वो द्रव पदार्थ से होकर नहीं गुजरती। कौन सी तरंगें केवल धरातल के पास ही चलती हैं? एल तरंगे, या हमारे इसको देखा जाए तो हम लव तरंगे, एल तरंगे और आर तरंगे, ये दोनों तरंगे धरातल पे ही चलती है। भूकंपी केंद्र का उद्भव स्थान को क्या बोलते हैं? बेसिकली हम जानते हैं फोकस या हाइपोसेंटर या केंद्र। भूकंप के केंद्र के निकट कौन सी तरंगें पहुंचती हैं? भूकंप के केंद्र के निकट कौन सी तरंगें पहुंचती है? प्राथमिक, द्वितीय, एल तरंगे भूकंप के केंद्र के निकट पहुंचती हैं। भूकंप केंद्र से धरातल तक 11,000 किलोमीटर की दूरी पर कौन सी तरंगें पहुंचती हैं? प्राथमिक एंड द्वितीय तरंगे। केंद्रीय भाग पर पहुंचने पर कौन सी तरंगें गायब हो जाती है? केंद्रीय भाग पर पहुंचने पर धरातल द्वितीय तरंगें केंद्रीय भाग में पहुंचने पर गायब हो जाती हैं। अभी आपने देखा होगा शैडो रीजन्स में क्या होता है कि जब यहाँ से तरंग होती है और यहाँ पर हमारा केंद्र है, तो यहाँ पर इधर पर पूरा एक एस वेव्स शैडो रीजन्स है। इस कारण इसको जो द्वितीय तरंगें हैं वो गायब हो जाती हैं। केंद्रीय भाग पर पहुंचने पर कौन सी तरंगें अपवर्तित हो जाती हैं? प्राथमिक तरंगें।
प्राथमिक तरंगें क्या होती हैं, थोड़ी-सी अपवर्तित हो जाती हैं, इसको बोलते हैं प्राथमिक तरंगें केंद्रीय भाग में पहुँचने पर अपवर्तित हो जाती हैं। भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुँचती। इसको क्या बोलते हैं? छाया क्षेत्र। ऑलरेडी हमने छाया क्षेत्र के बारे में डिस्कस किया है। तो भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद 5,000 किलोमीटर तक की रेंज में कौन सी तरंगें नहीं पहुंचती? तो छाया क्षेत्र में, छाया क्षेत्र उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? छाया क्षेत्र। जहां पर कोई भी तरंगें नहीं पहुंचती, आप उनको लगा सकते हैं आंख बंद करके कि छाया क्षेत्र ही होता है। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह बिंदु को क्या कहते हैं? दैट्स कॉल्ड एपिक सेंटर या भूकंप का अधिकेंद्र। एपिक सेंटर अगर आप हिंदी और इंग्लिश में दोनों में देख लीजिएगा। भूकंप का अधिकेंद्र थोड़ी सी आपको समझने में थोड़ी टफ होगा, तो मीन्स आप एपिक सेंटर को याद कीजिए। एपिक सेंटर जो सरफेस वेव्स का ऊपर होता है, जस्ट उसके ऊपर होता है, दैट्स कॉल्ड एपिक सेंटर। तो एपिक सेंटर याद कीजिएगा। समुद्र में भूकंप की वजह से उठने वाली लहरों को जापान में क्या कहते हैं? दैट्स कॉल्ड सुनामी। सुनामी की दृष्टि से कौन सा महासागर सबसे खतरनाक है? अब देखिए, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर क्यों खतरनाक है? एक्चुअली इसमें सबसे ज्यादा भूकंप भी आते हैं, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भी है। अब जब कोई भी वेस्ट प्रोड्यूस होगी तो उसमें क्या किसी न किसी टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जहां पर पानी है और जहां पर समुद्र है और उसमें अगर भूकंप पैदा हो रहा है तो वो सुनामी की दृष्टि से टफ हो जाता है। विश्व का सबसे लंबी रिफ्ट घाटी मीन्स भ्रंश घाटी कौन सी है? जॉर्डन नदी पे जो घाटी बनाई गई है, सबसे ज्यादा लंबी रिफ्ट घाटी है। विश्व का सबसे ऊंचे जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात सबसे ऊंचा है। एंजल जलप्रपात किस नदी पर? रियो करौनी नदी पर है। अब हम आंतरिक बलों के बारे में डिस्कस करेंगे आगे। हम ज्वालामुखी के बारे में डिस्कस करेंगे। ज्वालामुखी कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन से ज्वालामुखी किस एरिया पे है, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी किस प्रशांत पट्टी पे, किस पट्टी पे है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप हमारा चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। आनंद राव अकेडमी।